ओके, अब हम टॉक अबाउट इन्वेंटरी। और इन्वेंटरी के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर को समझने के लिए इस टॉपिक में वो क्या है कि इन्वेंटरी तो एक तो आपकी रिकॉर्ड होगी एट कॉस्ट, जो भी आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है, ठीक है, आपने उस पर रिपोर्ट करना है इन्वेंटरी को। एक तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम है कि कंपनी किस तरह से अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करती है। तो वेदर इट कैन डू पीरियोडिक वाइज, यानी कि हर पीरियड के एंड पे, सालाना बेस पे, मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे एक पीरियोडिक है, और दूसरा परपेचुअल है। तो परपेचुअल में क्या है कि एवरी टाइम इन्वेंट्री इज एडिड इट इज़ अपडेटेड, उसका जो बैलेंस है उसको अपडेट किया जाएगा। तो ये दो सिस्टम कंपनी यूज़ कर सकती है, पीरियोडिक भी और परपेचुअल भी। और इसके कॉस्टिंग के जो सिस्टम हैं वो भी जो हैं हमारे पास अवेलेबल, वो जनाब दो मेथड हैं, एक लाइफो है, एक आपके पास फाइफो है। लाइफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो भी अमाउंट, जो भी इन्वेंटरी लास्ट में इन होगी वो हमने सबसे पहले आउट करनी है, ठीक है। जब सेल होगी हमने उस सामान को सबसे पहले बाहर निकालना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज जो चीज़ पहले आई है वो पहले जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, अगर मिठाई की दुकान है तो ऑब्वियसली वो फूड सेक्टर है, तो जितना फूड पुराना होगा उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए उनकी कोशिश ये होगी कि जो पुरानी मिठाई है वो पहले निकले। तो फर्स्ट इन जो पहले दुकान पे बन के आई है वो पहले जाएगी। तो ये आपने इसको ध्यान में रखना है। और एक और कॉन्सेप्ट जो है इसमें, पीरियोडिक और परपेचुअल को मैं भी डिस्कस करता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट जो है कि जब हम कुछ सेल्स करते हैं तो हम ये एंट्री करेंगे, क्रेडिट पे सेल की है, कैश पे की, तो ये एंट्री हमारी होगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। लेकिन हमने एट द सेम टाइम अपने इन्वेंटरी को भी तो आउट करना है, बताना है कि जनाब ये चीज़ें आपकी स्टोर में से चली गई हैं, जो भी फिनिश गुड्स हैं, जो भी आपने रीसेल के लिए रखी हुई हैं। इन्वेंट्री में वही चीज़ें आती हैं जो आप रीसेल पर्पस के लिए रखते हैं। तो जब ये वाली एंट्री करेंगे तो साथ ही एक और एंट्री इन्वेंट्री कर दें कि जिसमें हम इन्वेंट्री को करेंगे जनाब क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सर्विस है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कह दें। तो आपकी जो मैंने हमने क्लास में जो डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस की थी, यू कैन यूज़ दैट। कि जी अगर हमने लेट्स से आप सेल्स की है, हमने मैंने कोई चीज़ परचेज़ की है मार्केट से, और वो चीज़ मैंने मार्केट से परचेज़ की है 80,000 की, और उसको मैंने सेल किया है 100,000 का। तो उसका मतलब है कि सेल हो जाएगी मेरी 100,000, और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो मुझे चीज़ जितने की मुझे चार्ज हुई थी, जितने मैंने कॉस्ट पे की है, वो 80,000 है। तो आपके पास यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद यू वांट टू लेस अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास डिफरेंट और डिटेल के पास यहाँ पे नेट इनकम आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि ये वाला जो है ये अकाउंट, ये आपका इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है, और यहाँ पर ये वाला भी अकाउंट आपका इनकम स्टेटमेंट का है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो वह टाइम जब आपकी इन्वेंटरी कन्वर्ट होगी आपकी इनकम अकाउंट में, वो सेल्स के टाइम पे है। अच्छा, परपेचुअल के मतलब तो देयर इज़ नथिंग मच टू से। जब हम परपेचुअल की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे परपेचुअल किस तरह से काम कर रहा है। वी हैव टू अपडेट ईच टाइम इन्वेंटरी इज एडिड, ठीक है। और पीरियोडिक में क्या होगा, पीरियोडिक में वी विल काउंट एट द एंड ऑफ पीरियड। हम इन्वेंट्री को जो इन हैंड होगी हम उसको एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर हम उसको काउंट करेंगे भी कितना है। और पीरियोडिक में अगर हम देखें तो पीरियोडिक का जो सिस्टम है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। उसमें क्या है कि आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, और उन सिनेरियोज के तहत हम जब इसकी करेंगे ना तो वो भी आ जाएगी। लेकिन पीरियोडिक में हम डिफरेंट सब अकाउंट्स बना लेते हैं, डिफरेंट सब अकाउंट्स हम बना लेते हैं। बेसिकली टेम्पोररी अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं,
और डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई परचेज़ करते हैं, इन्वेंट्री हमने कोई ऐड की है, परचेज़ का वैसे नॉर्मली अकाउंट यूज़ किया जाता है पीरियोडिक इन्वेंट्री के लिए, और उसमें फिर सर्टन अदर चीज़ें आ जाती हैं। तो परचेज़ का अकाउंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं परचेज़, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की है तो उसकी को हमने कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर दें, हम उसके कोई डिलीवरी चार्जेस पे कर दें, उसको जो लेबर फॉर एग्जाम्पल कोई कंटेनर आता है तो कंटेनर जब सामान उतारती है तो उसकी जो वेज है वो आपके चार्जेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 लाख की इन्वेंट्री हमने परचेज़ की है, परचेज अकाउंट में हमने ऐड किया है, तो अगर उसके ऊपर लेट्स से कि 5000 जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, तो ये आप उसको कर सकते हैं। दे कुड बी आल्सो ए सिनेरियो जब हम परचेज रिटर्न कर दें। ठीक है ना, जब हम कुछ चीज़ मंगवाते हैं हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो जितनी भी अमाउंट रिटर्न करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी रिटर्न करेंगे, उसकी सेम अमाउंट आपने लेस करनी है। तो लेस से 20,000 का हमने कर दिया है रिटर्न। यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक है ना, हम कोई परचेज़ करते हैं इन्वेंट्री क्रेडिट पे, हमें डिस्काउंट मिल जाता है, और हम कम पैसे पे करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको डिस्काउंट में कर देंगे, तो उससे भी आपकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो और कम होगी। तो लेट्स से जो डिस्काउंट है वो 5000 का है। तो अब आपकी जो नेट इन्वेंट्री की जो वैल्यू है या नेट परचेजेस जो हैं वो आपके पास कहाँ पे आएंगी? वो आ जाएंगी आपके पास 5, 10, 20, 30 और ये 70,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री की जो एक्चुअल जो है कॉस्ट है वो 70,000 है। आपने पीरियोडिक सिस्टम के तहत यहाँ पे डिफरेंट सब अकाउंट्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट अकाउंट है, ठीक है, हमने ये 3 अकाउंट स्पेशल खोले। आप 3, 4, 5 जितने भी आपके होते हैं वो खोल सकते हैं, उसमें ऐसा कोई नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांजेक्शन आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख की हमने परचेज़ की थी, हमने उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5000 पे किए, आपकी इन्वेंट्री होगी 1,05,000 की। उसमें से 20,000 हम वापस भेज देते हैं, तो ऑब्वियसली 1,05,000 माइनस 20,000 आपके पास और ये नंबर गलत है, 1,05,000 माइनस 20,000 किया तो आपके पास 85,000 आ जाते हैं। 85,000 में से फर्दर अपने डिस्काउंट आपने मिला है आपको कैश पेमेंट का, तो आपके पास जो बैलेंस होगा इन्वेंट्री का वो 80,000 होगा। इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। 80,000, ठीक है, ये आपने ऐड करना है, ये प्लस होगा और ये आपकी चीज़ें माइनस होंगी। ये क्या है, ये हमने पीरियोडिक सिस्टम के तहत हमने एट द ईयर एंड काउंटिंग करनी है, और डिफरेंट अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं उनको कंक्लूड करना है, उनको क्लोज कर देना है मेन फाइनल अकाउंट में। तो न्यूमेरिकल करेंगे आपको सर्टन इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे देखते हैं इसके कुछ ब्रीफ एक्सरसाइजेस इसकी। एक्सरसाइज इन्वेंटरी ओके, डिटरमिन इन्वेंटरी कॉस्ट। तो मैथ्यू इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज 100 लैपटॉप computers from a vendor for 75,000. The vendor gave Matthew a 1500 discount because of scratches on the screen of some of the laptops. The cost to ship the computers was 500. तो हुआ क्या जनाब के कितने के लैपटॉप उसने परचेज़ किए हैं? 75,000 के लैपटॉप परचेज़ किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। और परचेज़ ओके 1500 का डिस्काउंट मिला है, एंड द कॉस्ट टू शिप वो कंप्यूटर वॉज 500। तो ये 500 शिपिंग चार्जेस हैं।
राइट। तो ये प्लस होंगे, ठीक है, और ये माइनस होगा क्योंकि आपकी अमाउंट कम हुई है। तो कितना हो जाएगा ये 1500 माइनस 1000, 74,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। On March 20, Shelton Fireworks purchases on account 12,000 of fireworks with a list price of 13,000. Shelton pays the vendor on March 30, which qualifies Shelton for a 2% discount. Shelton uses a perpetual inventory system. Okay, so we got all the entries associated with the Shelton purchase of the inventory. अच्छा जी, परचेज किए हैं जनाब 12,000 की विद लिस्ट प्राइस ऑफ 13,000। तो ये उसका ऑब्वियसली आपको ये डिस्काउंट आपको मिला हुआ है, ठीक है, ये हमें डिस्काउंट उसका मिला हुआ है। 12,000 परचेज किया है, जो लिस्ट प्राइस थी जनाब वो 13,000 थी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास शेल्टन पे द वेंडर ऑन March 30 विच क्वालिफाइज 2% डिस्काउंट। 2% डिस्काउंट है कैश का। विद इन 10 days उसने पे किया है, तो दे कुड बी सम सर्टन टर्म्स कि जनाब आपने अगर ये इन दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट होगा। तो अब आपने करना क्या है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, और भी तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये 20 मार्च और 30 मार्च को ये 20 मार्च का वाक़या है और ये 30 मार्च का वाक़या है। 30 मार्च को उसने पे किया है। अच्छा, अब आपने एंट्रीज करनी है, तो एंट्रीज क्या होंगी जब रिकॉर्डिंग द परचेज। तो 20 मार्च को जब हम उसकी एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पर इन्वेंटरी 12,000 से, और यहाँ पे उसका अकाउंट पेबल आपका 13,000 है, सॉरी 12,000। यहाँ पर ये भी इख्तलाफ पाया जाता है कि ये 13,000 यूज़ करेंगे, ये 12,000 यूज़ करेंगे। तो देखेंगे कि हमने तो जो पे किया है ना, हमने कितना पे करना है। तो वो 13,000 और 12,000 की जो एडजस्टमेंट है वो वेंडर अपने सिस्टम में करेगा। वी नो कंसर्न अबाउट वेंडर सिस्टम, हमें अपना देखना है कि हमने कितना पे करना है। तो वी पे 12,000, हमने 12,000 की इन्वेंट्री ऐड की। ऑन 30th मार्च वी वांट टू पे कैश, तो अकाउंट पेएबल हम रिड्यूस करेंगे, कितनी 12,000 अमाउंट से हम रिड्यूस होगा, और कैश हम कितना पे करेंगे, हमें 2% डिस्काउंट भी है। तो यहाँ पर जनाब इसका 12,000 का 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये 120 इंटू 2 इज इक्वल टू 240। तो 240 का आपने डिस्काउंट अपने अप्लाई कर देना है। तो परचेज डिस्काउंट, ठीक है, ये क्रेडिट होगा, और कैश आपका ओबियसली कितना 11,760, ठीक है। तो आपके पास यहाँ देख लें कि जी जितने भी डेबिट हैं वो 12,000 के हैं, क्रेडिट कितने हैं 240 का और 11,740 का, 60 का। तो ये अमाउंट बैलेंस अमाउंट है। अच्छा, जो परचेज रिटर्न जो परचेज डिस्काउंट है, ठीक है, ये आपका बेसिकली टेम्परेरी अकाउंट है, और परचेज अकाउंट का या इन्वेंट्री अकाउंट का ये सब अमाउंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी आपका जो इन्वेंटरी अकाउंट है उसका जो मेन नॉर्मल बैलेंस है वो आपका डेबिट साइड पे आएगा, यानी कि इन्वेंट्री अगर इंक्रीज करनी तो वी हैव टू डू द डेबिट। लेकिन जो डिस्काउंट है ये आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर रहा है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करेगा तो ये डिस्काउंट की जो अकाउंट होगा परचेज डिस्काउंट, इसका नॉर्मल बैलेंस होगा इस साइड पे। तो इसके मुताबिक जो भी इंक्रीज करेंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। तो ये देखिए मैंने क्रेडिट किया हुआ है डिस्काउंट को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Ashton Supplies and Corporation purchases 1,000 fax machines from its main suppliers for 100,000 cash. Ashton plans to resell 900 of them to customers for use in homes and office. The additional fax machines will be used in Ashton office. ओके, तो जनाब ये 1,000 मशीन्स हैं और 1,00,000 उनकी प्राइस है। आई थिंक एक मशीन कितने 100 की हुई। ओके, ये देख लेते हैं। तो उसमें क्या है जनाब के 900 जो हैं उसने
वी सेल के लिए रखी हैं और 100 अपने यूज़ के लिए। ओके, ये भी देख लिया। उसके बाद है जी कि प्रिपेयर द एंट्री एक्शन वुड मेक टू रिकॉर्ड द परचेज एक्सप्लेन योर रीजनिंग फॉर द अकाउंट्स। तो इसकी जो है ना क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन देखेंगे क्या है। तो बेसिकली हम ये सोचेंगे कि आपने ऑन अकाउंट उसने परचेज़ किया है ना फॉर कैश। तो यहाँ पे एंट्री तो होनी चाहिए ये वाली कि आपकी जो परचेज है 100,000 और जो कैश है आपका 100,000 आपके पास। ये एंट्री होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। इन्वेंट्री कर लें या परचेज कर लें, एक ही बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन ये है कि आपने जो 900 है उनको तो रिसेल कर देना है, जो 100 है वो आपके पर्सनल यूज़ में है, तो वो उसकी अमाउंट परचेज या इन्वेंट्री के अकाउंट में नहीं आनी चाहिए। तो जो करेक्ट एंट्रीज जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो क्या है, इन्वेंटरी 900 के हिसाब से 100 के हिसाब से 900 यूनिट हो जाएंगे 90,000 के, और कैश यहाँ पे 90,000 का हमने उसको कर देंगे। ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। जो दूसरी एंट्री है जो 100 फैक्स मशीन्स अपने अपने यूज़ के लिए हैं तो वो उसको इन्वेंट्री में नहीं डालेंगे, उसको हम सप्लाईज इक्विपमेंट में डाल देते हैं। कैश ये तो यहाँ पर आपके पास 10,000। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन का अल्टरनेटिवली यू कैन डू दिस के आपने एक मेन ट्रांजैक्शन एक ही ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो ये कर दें कि इन्वेंटरी 90,000 इक्विपमेंट 10,000 कैश 1,00,000। अल्टरनेटली आप ये ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड है और ही सेज ए कंपनी विद नो इन्वेंट्री। ठीक है, कोई इन्वेंट्री नहीं थी, उसकी बिगनिंग बैलेंस नहीं था। बाय द फॉलोइंग 3 इन्वेंट्री आइटम्स 7, 9, 12 को और 6, 7, 8। तो जी ये 7, 9, 12 आइटम क्या है जी, ए बी सी, कॉस्ट क्या है 6, 7, 8, ये डेट है। राइट, नंबर 4 का हाँ, ऑन जनवरी 10 कंपनी सेल्स 1 आइटम फॉर $10 एंड 15 को उसने सेल किया है अदर आइटम फॉर $10। ये इंफॉर्मेशन है। कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर द FIFO एंड LIFO एंड द कंपनी यूजेस ए परपेचुअल सिस्टम है, तो ये परपेचुअल सिस्टम है। ओके, एंड अपने LIFO FIFO दोनों के तहत आपने निकालनी है कॉस्ट। क्या निकालना है आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दो चीज़ें होंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा, इन्वेंट्री भी होगी। हमने लास्ट टाइम जो इनिशियली हमने ट्रांजैक्शन देखी थी, जब सेल्स करते हैं तो इन्वेंट्री आपकी क्रेडिट होती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका डेबिट होगा। तो हमने देखेंगे जो भी चीज़ें हैं उसको हमने आउट करनी है, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट हमने आउट करनी है उसको हमने फाइंड आउट करना है लाइफो के तहत एंड फाइफो के तहत। तो पहले हम देख लेते हैं जनाब फाइफो देख लेते हैं ए पार्ट में। ए पार्ट में फाइफो किया तो यहाँ पर जनाब अगर डाटा अगर हम देखें तो 7 को उसने जो इन्वेंट्री थी उसके आइटम ए थी और उसका जो इन्वेंट्री का जो अकाउंट का जो बैलेंस था वो 6 के इक्वल है। नो को हमने क्या किया, नो को हमने टुक अनदर आइटम। तो अभी हमारे पास 2 आइटम है, ए एंड बी आइटम है। और अभी हमारे पास कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6 + 7
आपके पास जनाब 13 आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाती है। 10 को हमने एक सेल किया है एक आइटम, कौन सा आइटम हमने सेल करेंगे, ऑब्वियसली फाइफो है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जी सेल ए यूनिट सेल होगा, ए यूनिट सेल होगा, तो इन्वेंट्री के अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसकी अमाउंट हम देखेंगे तो वो हो जाएगी आपके पास 7, क्योंकि पीछे आपके पास बी यूनिट बचा हुआ है, ठीक है, ये हो बी। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड कर दूँ तो उसके मुताबिक ये आपका बैलेंस है इन्वेंट्री अकाउंट का और ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो 7 को जब हम 10 को जब हमने सेल किया था ए यूनिट सॉरी वो कितने का हमने सेल किया था, 6 का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत, तो यहाँ पे 6 आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद 10 को हमने फर्दर कुछ इन्वेंट्री परचेज की, देन वी गॉट बी प्लस बी और सी हमारे पास आइटम है, ठीक है, क्योंकि हमने ए तो ऑलरेडी FIFO के तहत हमने सेल कर दी थी, अभी बी और सी हमारे पास अवेलेबल है। तो बी कितने की चार्ज हुई थी जनाब, 7 की थी, 7 का, और सी की कॉस्ट कितनी है 8, तो 7 + 8 आपके पास बन जाता है ये 15। उसके बाद हमने 15 को फर्दर एक यूनिट सेल किया, और हमने कौन सा यूनिट सेल करना है, फाइफो के तहत हमने कौन सा बी को सेल करेंगे, बी को सेल करेंगे तो सेल बी, तो यहाँ पर बी कितने की कॉस्ट है, बी की कॉस्ट थी जनाब 7, ठीक है, यहाँ से देख भी सकते हैं, तो 7 आपके पास यहाँ पे है, तो सेल पी किया तो पीछे आपके पास क्या बचा सी, तो सी की कॉस्ट क्या है 8, तो आपके पास जो बैलेंस होगा वो 8 होगा। तो यहाँ पर इन्वेंट्री अकाउंट का जो कॉस्ट होगी वो होगी 8, उसका बैलेंस 8 होगा, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो उसका बैलेंस हो जाएगा 13। अगर हम देखते हैं जनाब फाइफो तो हमारा हो गया है, अगर हम लाइफो को देखते हैं तो लाइफो के तहत हमने क्या करना है, तो आपने बेसिकली जैसे ये क्वेश्चन किया सीक्वेंस के साथ करना है, परपेचुअल है तो इसलिए सीक्वेंस को फॉलो करना लाजमी है। अगर हम लाइफो देखते हैं तो लाइफो में भी अगेन वही चीज़ें हैं कि 7 को हमने ए यूनिट परचेज़ किया, उसकी कॉस्ट थी 6, उसके बाद 9 को हमने ए के साथ बी यूनिट भी परचेज़ किया, तो आपके पास जो इन्वेंट्री के अकाउंट की जो कॉस्ट होगी, बैलेंस होगा, वो 6 + 7 = 13 होगी। 10 को हमने सेल किया है, अब कौन सी आइटम सेल करनी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट में आई है वो पहले बाहर निकलेगी, लास्ट में कौन सी आई थी, बी आई थी, तो सेल कर दें बी को, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बनाएं, तो यहाँ पे बी को सेल किया तो 7 का आपका आउट हो गया, पीछे बैलेंस कितना बचेगा 6, क्योंकि ए ही हमारे पास बचा हुआ है। 12 को आई थिंक 10 को ही आई थिंक ये डेट चेंज नहीं थी, 10 की 12 की थी, तो आई डोंट नो, ये 12 की डेट ले लें, ठीक है। तो 12 को हमने फर्दर एक यूनिट परचेज़ किया, तो अभी हमारे पास इन्वेंट्री में कौन कौन सा सामान पड़ा है, ए एंड सी, क्योंकि बी तो हम सेल कर चुके हुए हैं, तो ए और सी बचा हुआ है। ए की कॉस्ट थी 6 और सी की कॉस्ट कितनी 8 = 14 इन्वेंट्री के अकाउंट का बैलेंस है। जब हम फाइनली 15 को जब हम एक और यूनिट सेल करेंगे लाइफो के तहत, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में कौन सा आया था, सी आया था, वो आउट हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कितनी थी 8, ठीक है, और पीछे हमारे पास ए बचा हुआ है, ए की कॉस्ट कितनी 6, तो ये आपके पास अकाउंट का बैलेंस है, और ये आपके पास 7 + 8 = 7 आपके पास आ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर लाइफो इज 15 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर फाइफो इज 13, और इन्वेंट्री के अकाउंट का बैलेंस अंडर द लाइफो इज 6, इन्वेंट्री के अकाउंट का बैलेंस अंडर द फाइफो इज 8। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ द इन्वेंट्री मेथड्स, वी डोंट वांट टू डू दिस।
Right. Recording inventory purchase, question number 11, LO8. On March 20, Shelton Fireworks purchases on account 10,000 of fireworks. On March purchase, Shelton returns 1,000 of the merchandise to the vendors. Shelton then pays the remaining bill less a 3% discount for the early payment on March 30. So too much information actually. लेकिन अगर हम इसको इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करें तो जनाब ऑन अकाउंट परचेज किया था, ऑन अकाउंट परचेज है जनाब कितने की, 10,000 की, एंड शेल्टन रिटर्न्स 1,000 का, and finally pays the bill with 3% discount. डिस्काउंट एंड ये है मार्च 30 को पेमेंट की है। तो डेट्स भी देख लेंगे, 20, 25 और 30 को हुआ। ये 20 को हुआ था, ये 30 को हुआ, 25 को हुआ है, और ये 30 मंथ की 30 डेट को हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे है जनाब के अगर पीरियोडिक सिस्टम यूज़ करता है तो आपने क्या करना है, रिकॉर्ड ऑल द एंट्रीज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ द इन्वेंट्री। तो अपने तमाम एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे जनाब 20 को एंट्री हम करेंगे, वो है कि होगी आपके पास ऑन अकाउंट था, तो यहाँ पर हम परचेज और अकाउंट पेबल 10,000 25 मार्च को हमने रिटर्न किया बेसिकली। तो वी वांट टू रिड्यूस द अकाउंट पेबल 1,000 and purchase returns 30th को हमने पेमेंट की है कैश में, और यहाँ पे हम कैश पेमेंट करेंगे। अकाउंट पेबल आपका रिड्यूस हो जाएगा। फाइनली कितना बचा था, 10,000 था, 1,000 चला गया, तो अकाउंट पेबल 9,000 का आपने क्लियर करना है। अगर डिस्काउंट आपको मिला है जनाब 3,000 का डिस्काउंट मिला है, तो वो भी हम उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपकी ये जो डिस्काउंट है ये इन्वेंट्री के वैल्यू को कम कर रहा है, तो इसलिए इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे। तो कितना करना है जनाब, 9,000 का अगर हम लेते हैं डिस्काउंट 3%, तो 90 270 है, तो आपके पास ये आ जाएगा 270 ये, और कैश आपके पास आ जाएगा 8,730। All the entries is associated with the purchase. Question number 12. A company with no inventory purchased the following 3 inventory items. Same example है, 7, 9, 12, ABC 6, 7, 8, और on January 15 कंपनी sells 2 items for $10 each। ठीक है, तो उसने 2 items उसने सेल कर दी हैं। The company uses a periodic inventory system। तो इसको भी देख लेते हैं क्या है जनाब, 7, 9, 10, 7, 9, 12 आइटम आपके पास है जी, A, B एंड C 6, 7, 8 पीरियोडिक सिस्टम है। ओके, कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने निकालना है लाइफो के तहत एंड फाइफो के तहत। तो पहले जनाब निकालेंगे, हम देखते हैं ए फाइफो के तहत। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमने जनाब 2 आइटम सेल की हैं, सेल 2 आइटम। ठीक है, तो 2 आइटम हमने सेल की हैं। फाइफो के तहत मुझे ये होगा कि अगर हम फाइफो यूज़ करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आई है ना वो पहले जाएंगे। तो फाइफो के तहत आई थिंक ये 2 आइटम्स निकल जाएंगी, यानी कि ये वाली।
तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास है जनाब, एक मिनट, ये अच्छा, आपके पास जो होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा वो कितना होगा, ये दोनों निकाल देंगे ना, तो आपके पास 6 + 7 आपके पास हो जाएगा 13, एंड बैलेंस होगा आपके इन्वेंट्री अकाउंट का, यही आइटम बची होगी आपके पास, 8 का बैलेंस होगा। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 13 है। अगर हम बी को आते हैं, बी क्या है आपका, लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत हमारी कौन सी आइटम लिखनी होंगी, ये वाली। तो कितनी अमाउंट है जी, 7 + 8 15। तो लाइफो के तहत आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी अमाउंट हो जाएगी 15। हमने ये दो आइटम सेल करनी है, और इन्वेंट्री के अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो होगा 6। ठीक है, तो आपका इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस 8 फाइफो के केस में, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के केस में 13। ये बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो थिंक दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। Okay, how would you answer change if one item was sold on January 10 while the second was sold on January 15? अगर आप पे आंसर में कोई फ़र्क आता है, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है, कि आपका आंसर में क्या है, बिकॉज हमने, आप उसको वैसे कीजिएगा कि ये अगर आइटम्स 10 को सेल होती हैं, 15 को सेल करती हैं, तो क्या होगा, इसमें आपका क्या फीडबैक है। लेकिन परपेचुअल वाला मेथड यूज़ नहीं करना। सिंपली आपने क्या करना है, दो आइटम्स को आपको पता है कि जो पहले आइटम्स आई होंगी वो चाहिए। तो आंसर जो होगा बेसिकली इसका ये है कि डज नॉट मेक इट डिफरेंस। क्योंकि हम तो ऑलरेडी काउंटिंग करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। हम तो ये नहीं देखते कि भाई कौन सी पहली चीज़ गई है, कौन सी बाद में गई है। हमें ये पता होता है कि हमने जब फाइनली जब एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले वाली निकली होंगी या सबसे एंड वाली निकली होंगी। बीच में क्या आ रहा है जा रहा है उसके मतलब हम कोई चीज़ नहीं सोचेंगे। तो 12 आपके पास यहाँ पे हो जाता है डन। एक्सरसाइजेस में से अगर हम देखते हैं तो एक्सरसाइजेस में आई गॉट डिटरमिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज, और Cosmet was specifically for retail price of each may purchase each tube for 5 and pays the following additional amount: 150 per tube in freight charges, 0.4 per in taxes, and $2 per tube in commission to employees of the sales. Leave that to you. अकॉर्डिंग इन्वेंट्री परचेज, आप इसको भी देख लीजिएगा, इसकी भी ब्रीफ एक्सरसाइज में से कोई होगा। रिकॉर्डिंग परचेज एंड सेल्स ऑफ इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर जनाब, दिस कंपनी ड्यू टू अर्ली पेमेंट लॉर्ड रिसीव्ड डिस्काउंट एंड पेड ओनली दिस। तो ये सब चीज़ें परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। जो भी ट्रांजैक्शन होंगी टाइम बाय टाइम पे आप उसको देख जाइएगा। I think I'm gonna doing question number 16 and possibly 17, and then I think I'll be doing the 18 में चलें 16 को देखते हैं। 16 में क्या है कि Avent Corporation November inventory activity is as follows. Avent uses a perpetual inventory system, a perpetual system है। तो यहाँ पर जनाब डेट और बिगनिंग परचेज सेल ये डेटा है, इसको पहले निकाल लें, पहले यहाँ पे हम देख लें। तो डेट है जनाब आपके पास यहाँ पे क्या क्या डेट है, 11/1। अच्छा, परचेज पे मैं करता हूँ कि जी सेल पे मैं थोड़ा सा गैप दूंगा, 11/1 है, फिर 11/7 है। सेल पे जनाब मैं थोड़ा सा गैप दूंगा, 11/9 नवंबर का मंथ है, 14 नवंबर। एंड सेल के लिए फर्दर मैं गैप देता हूँ 11/30, ठीक है। और ये आपके पास आ गया। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या हुई है जी,
ये बिगनिंग बैलेंस था, ये परचेज, ये सेल, परचेज एंड सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, 32, 45, 50, 32, 45, 50, 52 एंड 61। प्राइस क्या जी 55, 60, 65, 55, 55, 60 एंड 65। टोटल कॉस्ट भी दे दी हुई है उसने यहाँ पे, अच्छा है, 1760, 2700, 3380। Right. Compute the ending inventory and cost of goods sold under the LIFO and FIFO method. LIFO and FIFO के तहत we have to find cost of goods sold and ending inventory. ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं जनाब कौन सा LIFO, FIFO देखते हैं पहले। तो FIFO क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं और यहाँ पर हम निकालेंगे इन्वेंट्री एंडिंग बैलेंस। राइट। तो अभी जनाब ये है कि बिगिनिंग बैलेंस कितना है, 32 यूनिट्स थे, प्राइस थी 55 की, टोटल कॉस्ट उसकी हो गई 1760। तो यहाँ पे आपका एंडिंग इन्वेंट्री होगी 1760। ठीक है, अब तक जो भी है परचेज़ किया जनाब 45 यूनिट्स वी हैव परचेज़ किए 60 के प्राइस के ऊपर, 2700 है, तो आपके पास यहाँ पे 1760 जमा 2700 आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। कैसे आएगा, 32 इंटू 55 प्लस 45 इंटू 60। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे। नाउ वी गोना डू इज सेल 50 यूनिट्स। अब 60 यूनिट अगर 50 यूनिट अगर सेल करने हैं और ये आपके पास है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के, जो पहले यूनिट आए हैं हमने वो पहले सेल करने हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको देखता हूँ तो 32 यूनिट्स ये वाले पहले हमने आए हैं ना, तो ये पहले आउट होंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट इन हुए थे, इन्हीं को फर्स्ट आउट करना पड़ेगा। तो 32 यूनिट्स इंटू 55, हमने कितने यूनिट सेल करने हैं, 50 यूनिट। तो 50 में से आई थिंक अगर 32 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 18 यूनिट है। तो जो 18 यूनिट जो बचेंगे वो इस वाली लॉट में से ले लेंगे जो 45 वाली है। ये कितने की चार्ज की थी, 60 की। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है। $32 and 55, 18 इंटू 60, यही है। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर तो ऑलरेडी गिवन था वैसे, लेकिन ये कि इसको सम भी कर लेते हैं। 2840, इज इट राइट, 2840। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो होगी 2840। ये आपके पास 760 है और ये कितना 1080 मेगापिक्सल। अच्छा, अब एंडिंग इन्वेंट्री एंडिंग बैलेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये यूनिट तो चले गए हुए हैं, यही बचे हुए 45 में से 45 यूनिट में से अगर हम 18 को लेस करते हैं तो आई थिंक इसका आंसर क्या आएगा, 45 18, तो आंसर है दिस माइनस दिस 27। तो 27 यूनिट जो बचे हुए हैं वो इसकी सेकंड लॉट में से बचे हुए हैं। तो आपके पास यहाँ पे एंडिंग बैलेंस आएगा 27 इंटू, ये सेकंड लॉट है तो 60 की चार्ज हुई थी, तो इसका आंसर कितना आएगा, 27 इंटू 60, 1620।
ओके, अब आप फर्दर यूनिट्स कुछ परचेज करते हैं तो ये 52 × 65 के हिसाब से अपने परचेज किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 27 इसका जो बैलेंस होगा आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन वो भी 27 × 60 इज इक्वल टू 1620 पिछले वाला, प्लस फर्दर कुछ यूनिट परचेज किए थे 52 और वो हमने परचेज किए 65 के साथ, 3380 हमारे पास ये आंसर आया। दोनों को हम अगर टोटल करते हैं तो आंसर आएगा 1620 और 3380। 5000, तो 5000 इन दोनों का सम है। 1620 जमा 3380 इज इक्वल टू 5000। ये आपकी इन्वेंट्री का एंडिंग बैलेंस है। अच्छा, अब हमने सेल करने हैं ना, कितने वी हैव टू सेल अबाउट 61 यूनिट्स। कौन से यूनिट सेल करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है? ये सामान बचा हुआ है। 27 यूनिट वो हैं जो कि 60 के हिसाब से थे और 52 यूनिट्स वो हैं जो 65 के हिसाब से हैं। तो वी हैव टू सेल 61 यूनिट्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं ना, तो 27 यूनिट तो हम पहले निकालेंगे 60 के हिसाब से, वो आ जाएगा 1620। अभी इन 52 में से हमने कितने यूनिट निकालने हुए? हमारे पास जो टोटल है वो 61 है, तो 61 माइनस 27 किया तो 34 यूनिट्स बचेंगे हमारे पास। तो जो 34 यूनिट्स हैं वो हमने इस वाली लॉट में से लेने हैं। तो 34 × 65, am I doing right? 61 यूनिट्स हैं, ठीक है, और 27 यहाँ से चले गए। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आउट का डाटा हमने यहाँ पे लिखना है। तो जनाब इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 34 × 65, तो यहाँ पर 2210, दोनों को ऐड अप किया तो 1620 और 2210 कितना हुआ हमारे पास? 3830, ठीक है, जो 3830 आ गई। तो यहाँ पर ये आपकी ये वाली जो सेल है 11 को वो आ गई 3830 की। उसने टोटल तो नहीं मांगा होगा, बैलेंस भी निकाल लें, बैलेंस देखें कितना आएगा। बैलेंस आपका आएगा, अभी ये 52 यूनिट में से हमने कितने यूनिट आउट किए हुए हैं? 34 यूनिट्स। तो पीछे कितने बचे हैं? 18 यूनिट्स। तो 18 आपके पास जो बैलेंस है इन्वेंट्री का 18 × 65 कितना है जी? 1170। अच्छा, ये जो बैलेंस है ये आपका अपडेटेड बैलेंस है, ठीक है, इसमें आपने कॉन्टीन्यूसली चेंज किया हुआ है। ये जो बैलेंस है ये आपका आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है फॉर द मंथ, तो यू हैव टू ऐड दिस नंबर्स 2840 और 3830। तो उसने मांगा हुआ है टोटल कि कंप्यूट द एंडिंग यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर दिस हैवी मेथड टू द नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर वो पूछे कि सम कर दें, यू कैन सम अप। अगर हम 5 लाइफो के मेथड के तहत इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आई हैव टू पुट द सेम डेटा एनीवे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 16। अभी हम करेंगे इसको लाइफो के मेथड के तहत। तो सेम इन्फॉर्मेशन पहले ले लूँ मैं, 11 7 11 9 11 14 एंड 11 30, ये डेट, उसके बाद यूनिट्स, फिर उनकी प्राइस, फिर उनकी कॉस्ट, फिर जनाब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
एंड है एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग बैलेंस इन्वेंट्री का। लाइफ को कहता है तुमने करना है 32, 45, 15, 32, 45, 15, 52, 61, 61, and the price 55, 60, and then 65. राइट, तो कॉस्ट ना 60 यहाँ पे है, 1760 ये है, 2700 यहाँ पर है, एंड 3380 यहाँ पर है। राइट, ओके, अब हमने करना है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर एंडिंग बैलेंस कितना है जी 1760 है। यहाँ पर जो होगा एंडिंग बैलेंस वो कितना होगा 32 इंटू 55 और 45 इंटू 60, दोनों को 1760 और 2700 को एडअप किया तो आई थिंक वो हमने पहले किया हुआ है। कितना आता है जी, दोबारा से करना पड़ेगा। अच्छा जी, दोबारा से अगर हम इसको करें 1760 और 2700, 2230, 4440, 4460 आपके पास यहाँ पे 4460 सम आ जाएगा। अच्छा, अभी टाइम आ गया है जनाब सेल करने का। हमने परचेजिंग नहीं करनी, ये आपकी बिगनिंग था। ये परचेज, ये सेल, ये परचेज, ये सेल। अभी सेल करने हैं 50 यूनिट्स, कौन से, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले। तो जो लास्ट इन में हुए थे वो ये वाले थे 45 यूनिट्स। तो यहाँ पे जनाब ये 45 यूनिट्स आपके ये आ जाएंगे, किसने हिसाब से, 60 के हिसाब से लिए थे। उसके बाद 5 यूनिट्स हमने कौन से परचेज आउट करने हैं इनमें से, तो 5 इंटू 32, तो टोटल इनका वो होता है 2700 का। और ये 532 कितना हुआ, 160 का, 160 प्लस 2700 आपके पास इक्वल हो जाता है 2860। बैलेंस है 2860 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। हाँ, जब एंडिंग बैलेंस देखेंगे तो एंडिंग में आपने देखना कि आपके पास क्या बचा हुआ था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट वाले थे वो तो चले गए हुए हैं, तो पीछे हमारे पास जनाब ये इन यूनिट में से जो 32 यूनिट में 5 लिए थे ना, तो बाकी पीछे आई थिंक 27 बचे होंगे। तो 27 इंटू 55, तो इसका आंसर कितना आता है 27 इंटू 55। सब चीज़ें से यहीं पे लिखी हुई हैं। 1485, तो जनाब ये 1485 आपके पास ये आंसर आ जाता है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी आपका हमने मज़ीद कुछ परचेज़ किया है, तो मज़ीद परचेज़ करते हैं तो 27 इंटू 55 इज इक्वल टू 1485 है। और मज़ीद कितने 52 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, वो कितने 65 से परचेज़ किए हैं, 3380 उनका बैलेंस है। तो आपके पास 3380 ये बैलेंस है। इसको सम किया तो 4865 इसके पास इन्वेंट्री का एंडिंग बैलेंस है 4865। अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, हमने कोई 61 यूनिट्स आउट करने हैं, कौन से वाले में से, लास्ट इन फर्स्ट आउट में से, लास्ट इन फर्स्ट आउट में से। तो जो लास्ट हैं वो सबसे पहले जाएंगे, तो आई थिंक सबसे पहले ये वाले यूनिट्स 52 वाले, ठीक है, जो ये वाले हैं ये पहले जाएंगे। कितने से 65 का मल्टीपल है ये, 61 यूनिट थे, बाकी पीछे कितने यूनिट बचेंगे आपके, 9 यूनिट हम कौन से इसमें से ले लेंगे 27 वाले में से। तो कितने का थे 55 उनकी कॉस्ट थी, तो इसको भी कंप्यूट करते हैं हम 52 इंटू 65,
32 इंटू 3380, ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। 3380 ये है, और 9 इंटू 55 495, तो ये 495 आपके पास है, यहाँ पे है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर इसको ऐड अप करें तो हो जाएगा जनाब 3380 भी है यहाँ पे, तो ये है 3875। सम हुआ इसका, और यहाँ पे एंडिंग अभी देखने के एंडिंग कितना है, तो अभी देखिएगा, आपको याद होगा कि 27 यूनिट बचे हुए थे, ठीक है, पहले वाले, उसमें से हम 9 यूनिट लेके चले गए हैं, तो पीछे कितने होंगे, 58 यूनिट होंगे, कितने वेट पे, 55 पे। तो 18 इंटू 55 किया तो अच्छा, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है, यूज़ होता है, 990। ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस होगा, ठीक है, और ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उस महीने की इतनी 2860 प्लस 3875 हो जाएगी। लेकिन जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो आप स्टेप बाय स्टेप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें यही आपका फाइनल आंसर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। अगर आपको पूछा जाए कि मंथ की कितनी है तो आप उसको ऐड अप कर दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसका और कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई और कोई कन्फ्यूजन? नथिंग। उसके बाद है जी के इन हार्डवेयर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स जून इन्वेंट्री एक्टिविटी। सेम प्रॉब्लम, सेम शक्ल मुझे इसके अंदर आ रही है। कंप्यूट द एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूजिंग 54 लाइफो, अपने वो उसको कर लीजिएगा। यहाँ पे एक सी पार्ट में पूछा हुआ है कैलकुलेट द सम ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर ईच मेथड, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में नहीं किया था, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 17 में आपने इसको करना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी पूछा हुआ है ए पार्ट में कि पुट हॉर्न गिवन इंफॉर्मेशन इनटू ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मॉडल, व्हाट इज़ द अननोन। तो अगर हम इसको उस मॉडल में इनपुट करते हैं तो हमें क्या चीज़ पता चलेगी इसके मतलब, तो इसे देखते हैं, बाकी बी ओ सी पार्ट ऑफ इसको देख सकते हैं। तो इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड LO2 के तहत आपके 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है ना। अच्छा, यूजेज ए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मॉडल में व्हाट इज अननोन। जो अननोन है बेसिकली वो आपके पास ये है कि आपका ये इन्वेंटरी आपके पास आती है, उसका कुछ बिगनिंग बैलेंस आपके पास आता है, तो बिगनिंग बैलेंस कितना था, 104, ओके, और हमने कुछ परचेज की 209 की, 102 की, 176 की, हमने कुछ चीज़ें आउट की हैं, ये हमने आउट किया है, ठीक है, ये चीज़ें हमने आउट की, 2 दफ़ा हमने सेल किया, किस कॉस्ट पे सेल किया, वी विल टू फाइंड आउट, क्योंकि लाइफ ऑफ फाइव के तहत हमें पता करना होगा कौन सी यूनिट सेल की, कौन से एंड किए, और एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास ओबियसली वो भी आ जाएगा। तो इस मॉडल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मॉडल उसने ये वर्ड यूज़ किया है कि आप जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंट्री करते हैं, कोई ना कोई डेबिट आउट कर रहे होते हैं, तो सेम अमाउंट से आप क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो इनफैक्ट वो बेसिकली ये कह रहा है कि आपका इन्वेंट्री का टेक होम देखें कि उसमें क्या चीज़ हुई है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जितना भी डेबिट होगा उतना ही आपको क्रेडिट होगा। तो आई थिंक हमें ये भी हमें क्वेश्चन जब करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री भी हम निकालते जाएंगे, साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 में निकाला था, 2 टाइम निकाला था, वो के ये ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। तो दिस इज़ द अननोन। बाकी वेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द सेम, यू कैन सी, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। उसके बाद इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड है LO2 एंड LO8, राइट। Harrison Charles and Company Incorporation sells flower plantains for $7 each on its first day of business in January. The company purchased 2,000 planters for $3 each. The company sold 300 units during the first month of operation and sold an additional units the next month. The prevent inventory stock during summertime.
The company bought an additional 700 for 4.5 each in May. The company sold 850 units from May through December. The company uses a perpetual inventory system and the FIFO. Why it is giving me the perpetual inventory system and the FIFO inventory costing system? Compute Harrison charts and company's ending inventory balance at the end of the year and its cost of goods sold balance for the year. सेम क्वेश्चन है जो 16 और 17 का है, ठीक है, लेकिन सिंपली ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर उसने इस क्वेश्चन में 11 मार्च 1 मार्च की एंट्री दी है कि बिगिनिंग बैलेंस कितना है, 7 नवंबर की दी है, परचेज कितनी है, 9 नवंबर की है, 14 नवंबर की है, 13 नवंबर की है। इस तरह से यहाँ पे उसने वैसे वर्बली बता दिया कि आपके पास ये है। टेबल आप बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन। आपने इसको देख लें कि जनाब इन्वेंट्री बैलेंस आपका एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसी होगी। सेम आपका जो 16 और 17 क्वेश्चन है वो रिपीट है। Would these balance be different if the company had used the FIFO costing system under a periodic investment inventory system? तो क्या बैलेंस सेम होगा अगर कंपनी, अब आपने क्या करना है कि आपने FIFO सिस्टम के तहत अपने परपेचुअल सिस्टम के होते हुए आपने ए पार्ट का कंप्यूट करना है। यू हैव टू डू द सेम थिंग विद द FIFO विद द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जब उसको कंप्यूट करेंगे तो आपने क्या करना है, उसके सेपरेट अकाउंट बना लेने हैं कि जी आपका परचेज कितने की थी, डिस्काउंट कितने के हुए, ओके, और आपने वो कितने का दिया, रिटर्न कितने की आपने की, तो उनके बैलेंसेस एट द एंड आप नेट ऑफ कर दीजिएगा। तो जो भी आपका पास क्रेडिट एंट्रीज आएंगी परचेज अकाउंट की, सेम अमाउंट्स आपकी उसमें चली जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के डेबिट में चली जाएंगी। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ जाएगा, एंडिंग इन्वेंट्री भी आपके पास आ जाएगी। डूइंग द कैलकुलेशन जो हमने फर्स्ट अभी जब स्टार्ट किया था, तो जिस तरह से इन्वेंट्री परचेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन इन लेस रिटर्न्स एंड अलाउंस एंड लेस डिस्काउंट, तो ये करने के बाद आप कंप्यूट कर लें एंडिंग इन्वेंट्री। यू जस्ट हैव टू काउंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि जी कौन सी चीज़ पहले आई कौन सी बाद में। आई एम नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन द टैबलो फॉर्म। तो इस चीज़ के हवाले से इसको देखिएगा। आई डोंट थिंक इट्स गोना बी डिफिकल्ट, तो गिव मी द फीडबैक इफ यू लाइक इट, इफ़ यू कैन डू इट नो डू इट। अगर या वो मसला क्या है तो लेट मी नो, आई कैन सॉल्व एंड send you another video for this.